मैं हूं विवेक और वेलकम टू लीगल स्टार्ट। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉपीराइट सोसाइटी। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के चैप्टर 7 में आज के लेक्चर में कॉपीराइट सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि कॉपीराइट सोसाइटी होता क्या है। कॉपीराइट के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो और प्लेलिस्ट में जाइए और भी कॉपीराइट के इनिशियल से सारे लेक्चर देख डालिए। चलिए देखते हैं कॉपीराइट सोसाइटी क्या है। ठीक है, इसमें देखना कॉपीराइट सोसाइटी क्या है, ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, तो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो कॉपीराइट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होने से पहले ना एक आपका कॉपीराइट सोसाइटी बना दिया जाता है जैसे सोसाइटी ऑफ म्यूजिकल प्रोडक्शन, सोसाइटी ऑफ लिटरेरी वर्क, सोसाइटी ऑफ ड्रामेटिक वर्क, सोसाइटी ऑफ सिनेमाटोग्राफिक वर्क, सारे के लिए एक सोसाइटी बनाया जाता है जो कि कॉपीराइट लाइसेंस अजाइन करता है। देखो जैसे रीड कर लेते हैं। वेयर एक्ट नो पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेल आफ्टर कमिंग टू फोर्स ऑफ कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट के इन्फोर्स में आने के बाद कोई पर्सन और कोई भी एसोसिएशन बिजनेस और किसी को दूसरे को लाइसेंस नहीं देगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन बोला कि काम करो, मैं हूँ होल मास्टर, मैं हूँ किसी भी एरिया का, जो भी कॉपीराइट बनाओ, जो भी वर्क बनाओगे लाइसेंस मैं दूंगा, नहीं। सब कुछ कौन करेगा? कॉपीराइट ऑफिस के द्वारा होगा। और कॉपीराइट ऑफिस किसे पावर देता है? कॉपीराइट सोसाइटी को। और कॉपीराइट सोसाइटी अपने अपने एरिया में से रिलेटेड लाइसेंस इशू करता है। ठीक है, तो कॉपीराइट सोसाइटी क्या होता है ना कि ग्रुप किसी भी एक वर्क, जैसे लिटरेरी वर्क है तो लिटरेरी वर्क के लिए कॉपीराइट ऑफिस कर दिया गया, ड्रामेटिक वर्क है तो उसके लिए कॉपीराइट ऑफिस कर दिया गया। और वो सारे ऑफिस का एक ही काम है, आपका लाइसेंस इशू करना ऑनर को। ठीक है, इसे मेन है क्या काम है? तो बिजनेस ऑफ इशूइंग और ग्रांटिंग लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस इशू करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में? लिटरेरी वर्क के रिस्पेक्ट में, ड्रामेटिक वर्क के रिस्पेक्ट में, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क के रिस्पेक्ट में, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के रिस्पेक्ट में, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है इसके रिस्पेक्ट में। चलो आगे देखते हैं। अच्छा बताओ, कॉपीराइट सोसाइटी को पावर कौन देगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट का जो रजिस्ट्रार होगा वो देगा। और ये सारा रूल और रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब ऑथर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, इंटरेस्ट ऑफ ऑथर एंड ऑनर ऑफ कॉपीराइट राइट अंडर दिस एक्ट। जो कॉपीराइट के अंदर जो एक्ट है ना, राइट है, इसके अंदर उसके अंदर जितने भी ऑथर और ऑनर आते हैं वो सारे को इंटरेस्ट सिक्योर किया जाता है। तो कॉपीराइट सोसाइटी क्या है? एक एसोसिएशन होता है। क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक एसोसिएशन होता है। कॉपीराइट ऑफिस जो है एक एसोसिएशन है, एक तरह का एसोसिएशन है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इशू कॉपीराइट, ठीक है, किसे करना? टू द ऑनर। ठीक है, ऑनर इशू कर, कॉपीराइट इशू कर, टू इशू कॉपीराइट लाइसेंस वगैरह इशू करता है किसी ऑनर को, और लाइसेंस वगैरह इशू और लाइसेंस। ठीक है, चलो सेक्शन 34 देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट ऑफ ऑनर बाय कॉपीराइट सोसाइटी। ठीक है, राइट ऑफ ऑनर, ऑनर का जो राइट है ना उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है कॉपीराइट सोसाइटी के द्वारा। तो इसे हम देखते हैं कॉपीराइट सोसाइटी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ऑथर का। ठीक है, राइट देखना, कॉपीराइट सोसाइटी में ऐसे आ जहाँ कॉपीराइट सोसाइटी में एक्सेप्ट फ्रॉम एन ऑथर। अच्छा, कॉपीराइट सोसाइटी में कौन जाएगा? तो जो ऑथर होगा वही जाएगा ना, ऑथर या फिर जो ऑनर होगा ऑफ द राइट, जो राइट का जो ऑनर होता है किसी भी कॉपीराइट का, उसको वो जाएगा। और एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन होगा तो उसके पास सारा ऑथराइजेशन एक्सक्लूसिव होगा। किसके पास होगा जी? तो जो ऑनर होगा उसके पास होगा। और लाइसेंस रहेगा उसके पास। वर्क एनी वर्क बाय इशू और लाइसेंस और कलेक्शन ऑफ लाइसेंस फीस, और लाइसेंस फीस को कलेक्ट करता है वो, और सारा कॉपीराइट ऑफिस में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहाँ से सारा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऑथर एंड ऑनर ऑफ लीगल राइट शैल हैव राइट टू विड्रॉ करने का राइट होता है। ठीक है, विदाउट प्रिजुडाइज होता है। राइट ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कॉपीराइट सोसाइटी का राइट होता है। देखो सेक्शन 34, कंट्रोल ओवर कॉपीराइट सोसाइटी, कंट्रोल ओवर कॉपीराइट सोसाइटी बाय ऑथर एंड अदर ऑनर ऑफ द राइट। ठीक है, कॉपीराइट सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल ओवर किसका होता है? तो भाई इसके ऊपर जो कंट्रोल ओवर होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कॉपीराइट ऑफिस का होता है। ठीक है, अपीलेट बोर्ड का होता है। इसे और जितना भी काम होगा ना अप्रूवल के थ्रू होगा, अप्रूवल ऑफ द ऑनर ऑफ राइट ऑफ द इट्स प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीस। ठीक है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, कलेक्शन करना सब कौन करता है? कॉपीराइट सोसाइटी। लाइसेंस इशू करना किसी भी पर्सन को, मान लो कि कोई एक मूवी है, उस मूवी के लिए
मैं फिर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं किसके पास अप्लाई करूँगा? उस पर्सन के पास डायरेक्ट वो ऑफिस में एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है, कॉपीराइट सोसाइटी से रिलेटेड। तो कौन से कॉपीराइट सोसाइटी में? तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के जो सोसाइटी है ना कॉपीराइट का, उसमें अप्लाई करूँगा मैं। अगर मुझे कोई एक बुक का ट्रांसलेशन करना है, कोई एक नॉवल है, फेमस नॉन नॉवल है, मैं उसे कॉपी करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं कॉपीराइट सोसाइटी में करूँगा। तो कौन सा कॉपीराइट सोसाइटी? तो कॉपीराइट सोसाइटी दैट इज डीलिंग विद द लिटरेरी वर्क, उसके पास जाऊँगा। फिर वो मुझे क्या करेगा, जो लाइसेंस वगैरह होगा वो डिसाइड करके, स्क्रूटनाइज करके, और जो भी फी वगैरह मुझसे कलेक्ट करेगा। फिर मुझे अगर एप्लीकेशन मेरा एक्सेप्ट करता है तो मुझे लाइसेंस दे देगा। फिर जो भी पैसा मुझसे कलेक्ट करेगा वो ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलो अब देखना, ऑल मेंबर ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी शैल एंजॉय एन इक्वल मेंबरशिप राइट एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एक्टर ऑथर्स एंड ऑनर ऑफ द राइट। देखो, ऑथर एंड ऑनर ऑफ द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज। देखो, कॉपीराइट सोसाइटी का काम क्या है? जितना भी लिटरेरी वर्क या से रिलेटेड, ड्रामेटिक वर्क से रिलेटेड जो अलग अलग कॉपीराइट सोसाइटी होता है ना, वो जो भी पैसा कलेक्ट करेगा उसे बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। तो रॉयल्टीज़ को रियल ऑनर के पास डिस्ट्रीब्यूट करना, बिजनेस को मैनेज करना। सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट, ठीक है। कॉपीराइट सोसाइटी जो है ना, वो रिपोर्ट किसे देगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। देखना, एवरी कॉपीराइट शैल सबमिट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। जो कॉपीराइट किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास सबमिट किया जाता है। एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट कौन होता है? जो कॉपीराइट के ऑफिस में बैठता है, रजिस्ट्री करता है मेन, और या फिर कोई भी ऑफिसर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है, ठीक है, वो क्या करेगा? रिपोर्ट को कॉल करेगा, या फिर कॉपीराइट का सोसाइटी को, देखो किसी भी सोसाइटी को, कॉपीराइट सोसाइटी को कॉल करेगा, रिकॉर्ड उसका मानेगा, रिकॉर्ड ऑफ एनी कॉपीराइट सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, देखने के लिए कि सही है या गलत है, फीस जो कलेक्शन किया जा रहा है वो सही से दिया जा रहा है कि नहीं, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस तरह के। तो सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट। तो अब ये बताओ, रिटर्न से जो पैसा किसे और रिपोर्ट किसे जमा करता है? कॉपीराइट सोसाइटी। तो सारा कॉपीराइट ऑफिस में जमा करता है, फिर वहाँ से रेगुलेशन किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट के द्वारा। चलो चैप्टर 7 देखते हैं हम लोग इसी में, राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा ये बताओ कितने चैप्टर है कॉपीराइट ऑफिस में? टोटल चैप्टर 15 है, चैप्टर और 79 सेक्शन है। चलो कॉपीराइट सोसाइटी देखते हैं, चैप्टर 8, राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मर्स। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या राइट होता है, क्या, और परफॉर्मर का। तो ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है? तो कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, मीन्स ब्रॉड टर्म पे कास्ट करना, ठीक है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग हम लोग देखो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज आप लोग पढ़ के आओ। अगर नहीं देखे हो तो देख लो, अगर भूल रहे हो तो फिर से देखो लेक्चर, तो रिकॉर्ड है आपके पास, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ जाओ, फिर से देखो, रिविजन करो, 3 बार देख लोगे, इट्स ऑल क्लियर, सारा सही हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट, ये भी राइट होता है जो खरीदना होता है, किससे? तो रियल जो ऑनर होता है उससे, ठीक है। और जो मैंने अगर किसी भी कंपनी को कॉपीराइट मिल गया, ठीक है, मान लो कोई एक मूवी है, जैसे कोई भी मूवी ले लो, एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ, चलो सिंघम ही ले लो। अब सिंघम मूवी बना तो कोई ना कोई चैनल पे तो दिखाया जा रहा है ना, उसका मेन कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट ब्रॉडकास्टिंग राइट है ना उसके पास। तो जो चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट कब तक रहेगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड कब तक रहेगा कि सिर्फ वो अकेला चैनल दिखा सकता है? तो वो सब्सिस्ट करता है 25 ईयर्स तक है, 25 ईयर्स, ठीक है, 25 सालों के लिए। और ड्यूरेशन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट, ठीक है, लाइसेंस ऑफ द ऑनर, ठीक है, विदाउट द लाइसेंस ऑफ द ऑनर नहीं होगा। डज एनी ऑफ द फ्लाइंग एक्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट एनी सब्सटेंशियल रीब्रॉडकास्ट द ब्रॉडकास्ट, उस ब्रॉडकास्ट को फिर से रीब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ फिर से। अगर एक बार किसी कंपनी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट ले लिया तो बिना, भाई उसके पास 25 सालों के लिए सब्सिस्ट कर, देखो जनरली अगर मेंशन नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग डीलिंग नहीं है तो 25 सालों तक रहता है, ठीक है, सब्सिस्ट करता है कंपनी के पास या किसी भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास, कितने सालों के लिए? 25 सालों तक। तो अगर एक बार ब्रॉडकास्टिंग राइट ले लिया तो वो भाई उस चीज़ों को एक और दिखाए, बार बार दिखाए, कोई मतलब नहीं है, वो ऑनर ऑफ द लाइसेंसी के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट टू बी हर्ड और सीन बाय पब्लिक पेमेंट ऑफ एनी चार्ज, या कोई भी चार्ज कर सकता है, कोई भी मेक एनी साउंड कर सकता है, विजुअल रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मेक एनी प्रोडक्शन ऑफ द सच साउंड रिकॉर्डिंग विजुअल रिकॉर्डिंग। चलो, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट क्या है? तो ब्रॉडकास्टिंग ऐसा राइट है कि किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए या फिर पब्लिश करने के लिए
वो राइट को परचेज करना होता है, ठीक है, ऑनर से। तो एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शैल बी स्पेशल राइट, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट परचेज करता है, फिर वहाँ से वो सारे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे कैसे उस चीज़ को सर्कुलेट करना है मार्केट में, ठीक है। द ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन शैल सब्सिस्ट अंटिल 25 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर नेक्स्ट। और कब तक रहता है, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, तो 25 सालों तक होता है, जिस साल वो लिया है उसका अगले साल से, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट इज रिलेशन टू एनी ब्रॉडकास्ट एनी पर्सन हु विदाउट द लाइसेंस ऑफ ऑनर द, सुनो, ऑनर के बिना लाइसेंस के, ठीक है, विदाउट द लाइसेंस ऑफ ऑनर ऑफ द राइट, जिस ऑनर के पास राइट है, बिना लाइसेंस के किसी भी का काम किसी भी ब्रॉडकास्ट को नहीं कर सकता है, ठीक है, बेच नहीं सकता है, प्रॉफिट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, कॉमर्शियल यूज नहीं करता उसको, ठीक है, सेल और कॉमर्शियल यूज रेंटल बिना उसके मर्जी के। चलो 38 देखो, परफॉर्मर राइट है। परफॉर्मेंस राइट क्या होता है, तो जो परफॉर्म करता है, पर्सन हु परफॉर्म इज कॉल्ड परफॉर्मर, तो उसका राइट होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ राइट्स है ना। अगर कोई डांसर है, वो किसी कोई स्पेशल डांसिंग स्टेप को क्रिएट किया है, तो उसके पास राइट है। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म को लेकर कोई प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है, तो उसके पास परफॉर्मर राइट है। मीन्स परफॉर्मर राइट क्या होता है, देख लो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो किसी भी सच परफॉर्मेंस के लिए, किसी मतलब कि इन रिलेशन टू सच परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ एक स्पेशल राइट होता है। देखो, हैव अ स्पेशल राइट इज नॉट एज परफॉर्मर राइट। जो परफॉर्मर होता है ना, उसके पास एक स्पेशल राइट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मर राइट, ठीक है। ये कितने सालों तक होता है, तो 50 ईयर्स तक है, ठीक है। परफॉर्मर राइट्स, मान लो कि मैं लेक्चर हूँ, मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा राइट कब तक रहेगा उस पर, 50 ईयर्स तक के, ठीक है। चलो, तो परफॉर्मर्स राइट कब तक सब्सिस्ट करता है, उसका ड्यूरेशन तो 50 ईयर्स तक है। मान लो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको एक मूवी प्रोड्यूस किया, तो आपका उस पर कब तक राइट रहेगा, तो 50 सालों तक, ठीक है। आप एक डांसर हो, आप एक ऑथर हो, तो आपको उस पर कब तक राइट रहेगा, तो 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का कुछ एक्सक्लूसिव राइट भी होता है। वो एक्सक्लूसिव क्या राइट होता है, तो परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है किसी मटेरियल फॉर्म को, ठीक है। इशूइंग ऑफ कॉपी ऑफ इट एनी मटेरियल फॉर्म, अपना खुद के वर्क को कॉपी में रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। मोरल राइट, वही परफॉर्मर का एक मोरल राइट होता है, बस इसे याद कर लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, बस समझ लेना इतना बहुत है। मोरल राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स, परफॉर्मर भाई जो बनाया है, जो काम को परफॉर्म किया, उसका कुछ मोरल राइट भी होगा, वो क्लेम कर सकता है उसे। अगर उसके राइट, उसके वर्क से, परफॉर्मेंस से कोई कमर्शियल बेनिफिट कर रहा है, तो उसे वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा है, ठीक है। तो मोरल राइट होता है। एक्ट नॉट इन्फ्रिंजिंग ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट ऑफ परफॉर्मेंस राइट, परफॉर्मर राइट का कोई देखना, मैं इसे बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। सेक्शन 39, एक्ट नॉट इन्फ्रिंजिंग ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस राइट, वैसा एक्ट जो कि इन्फ्रिंज नहीं करता हो ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन का राइट और परफॉर्मर राइट का। देखो, तो नो ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट परफॉर्मेंस राइट शैल बी डीम्ड टू इन्फ्रिंज, वैसा कोई भी राइट को इन्फ्रिंज नहीं माना जाएगा, कब, जब तक कि मेकिंग ऑफ एनी साउंड रिकॉर्डिंग या विजुअल रिकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर द प्राइवेट यूजर। चलो मैं बता रहा हूँ, एक म्यूजिक है, मान लो कोई एक म्यूजिक अरिजीत सिंह का, ठीक है। उस म्यूजिक को अगर मैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सुन रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए सुन रहा हूँ, तो उसमें परफॉर्मर राइट नहीं आएगा, उसने राइट नहीं करेगा क्लेम, ठीक है। बट अगर उस म्यूजिक को मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तब वहाँ पर राइट उसका इन्फ्रिंज होगा। बट जब तक वो प्राइवेट यूज हो रहा है, तो परफॉर्मर का राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग से लेकर, ठीक है। अगर बोनाफाइड, देखो, सोलली फॉर पर्पस ऑफ बोनाफाइड टीचिंग ऑफ रिसर्च, कोई लेक्चर है, कोई बुक्स है, ठीक है, कोई भी बुक्स है, कोई ऑथर से कोई नोवेल है, अगर उस सब चीज़ों के बोनाफाइडली, मतलब है ना, गुड इंटेंशन के साथ, गुड फेथ में अगर टीचिंग और रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग जो मेन ऑनर है, उसका राइट को इन्फ्रिंज नहीं माना जाएगा, ठीक है। फेयर डीलिंग के लिए भी नहीं है, फेयर डीलिंग में कभी कॉपीराइट नहीं आता है, फेयर डीलिंग में कभी परफॉर्मर राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है, ठीक है। बोनाफाइडली रिव्यू किया गया है, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च के लिए, तो भी जाके उस करेंट इवेंट्स के लिए, ठीक है। मान लो कोई एक मूवी आया, या फिर कोई एक पुष्पा, सुनो ना, कोई भी एक सॉन्ग आया, ठीक है, अरिजीत सिंह का ही कोई एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग को लेकर मैं पब्लिकली कुछ उससे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे आके, ये सॉन्ग ना ऐसा है, यहाँ पे ये किया गया, वो किया गया है, तो उस पर लेकर वो कॉपीराइट नहीं देगा, वो उसके राइट को इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, वायलेट नहीं होगा उसका राइट। क्यों? क्योंकि मैं उसके वर्क को लेकर, करेंट वर्क को लेकर इवेंट्स है, मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं भाई वो मैं उसे क्रिटिसाइज करूँ ख़राब है अच्छा है, मैं उसको थोड़ी ना कोई बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ कि अच्छा है ख़राब है, कोई रिव्यू दे रहा हूँ। रिव्यू देने में भी नहीं होता कि बहुत सारा बुक्स आया तो रिव्यू करना होता कि भाई ये रिव्यू कर रहा हूँ कि अच्छा बुक है आप ले सकते हो। मुझसे अगर कोई पूछ दिए कि ये काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडियन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में के सबसे बेस्ट बुक है, अगर मैं बता दूँ कि एम पी जैन का बुक ले लो, अगर आपको बहुत डेप्थ पढ़ना है रिसर्च करना है उस पर तो एम पी जैन का बुक ले लो, एम पी जैन का ले लो, जैन पांडे का ले लो। या फिर बोलो कि भाई थोड़ा शॉर्ट पढ़ूँ अच्छे से पढ़ लूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप डी डी बसु का ले लो, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी ले लो, या फिर आप पढ़े हुए थोड़ा सा तो आप बैरैक्ट ले लो। तो ऐसा नहीं कि मतलब अगर मैं नाम बता रहा हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एक रिव्यू कर रहा हूँ किसी को टीचिंग पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए क्या इंकरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना अगर बोनाफाइड रिव्यू है कोई टीचिंग रिसर्च रिसर्च पर्पज़ के लिए, फेयर डीलिंग के लिए, तो सब मैटर में आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। फिर देखते हैं सेक्शन 39 ये क्या है, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट होता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस का राइट होता है। क्या होता है जब ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, एडप्ट कर सकता है, वो अपना रिव्यू कर सकता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस का राइट है, परफॉर्मेंस कर सकता है। चलो चैप्टर 9 देखते हैं हम लोग। तो चैप्टर 9 से पहले मैं बता दूं कॉपीराइट में टोटल 15 चैप्टर्स है, जिसमें चैप्टर 9 में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। चैप्टर 9 इंटरनेशनल कॉपीराइट। वो इंटरनेशनल कॉपीराइट है क्या, तो कॉपीराइट जैसे देखो अभी ये जो एक्ट है हम लोग इंडिया के लिए, ठीक है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है इंडिया के लिए, इंडिया में लागू होगा। इसका एक्सटेंट क्या है, तो होल इंडिया, ठीक है, इसका एक्सटेंट ही होल इंडिया है। ये तो इंटरनेशनल कॉपीराइट भी है। इंटरनेशनल कॉपीराइट कैसे होगा भाई, तो इंटरनेशनल कॉपीराइट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, WCT वर्ल्ड कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन, WCO होता है, ठीक है। तो ये सब ट्रीटी बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई एक ग्रुप है, उसका मेंबर सारे सारे जगह के लोग हैं, ठीक है, उसके मेंबर जो हैं सारी जगह के लोग हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉपीराइट को देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो ऑर्डर बनाता है उसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर देता है, ठीक है। कहाँ देता है, तो अपना ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है स्पेशल ऑर्डर इंटरनेशनल कॉपीराइट के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपीराइट में कॉपीराइट इंडियन कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर देता है और ऑफिशियल गैजेट में। अगर वो कोई वर्क इंडिया के बाहर हो, ठीक है, वर्क फर्स्ट पब्लिश इन टेरिटरी ऑफ आउटसाइड इंडिया, तो इंटरनेशनल कॉपीराइट कब कहेंगे, जब वो इंडिया के बाहर का हो, तभी तो हम लोग कहें कि आउट ऑफ इंडिया के, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का वर्क है, तो उसमें क्या होगा, तो उससे रिलेटेड सारा मैटर कौन बनाएगा, तो सारा मैटर शेड्यूल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर को पास करेगा, पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में, कैसे डील किया जाएगा इंटरनेशनल कॉपीराइट से, चैप्टर 9 में है। और इसमें से बस एक ही याद रखना, इंटरनेशनल कॉपीराइट। तो इंटरनेशनल कॉपीराइट क्या है, तो एनी वर्क दैट इज पब्लिश्ड इन फर्स्ट पब्लिश्ड इन द एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, मीन्स इंडिया के आउटसाइड पब्लिश हुआ है पहली बार इंडिया के बाहर पब्लिश हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कॉपीराइट। तो उस मैटर में जो होता है ना, इंडियन कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता है, और जो भी अप्लाई होगा ना, सारा कुछ कौन अप्लाई होगा, अगर मान लो कि इस एक्ट का कोई प्रोविजन अप्लाई भी होता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पब्लिश करेगा अपना ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर और रेगुलेशन बना के इस एक्ट को अप्लाई होने का प्रोविजंस को, इस एक्ट का कौन सा प्रोविजन जो है ना, कॉपीराइट एक्ट 1957 में कौन सा एक्ट और कौन से सेक्शन और कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, वो सारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर बना के अपना ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है, ठीक है। सेक्शन 14 बस इतना याद रखना सफिशियंट है। चलो फिर देखते हैं हम लोग सेक्शन 41, प्रोविजन इज टू वर्क ऑफ सर्टेन इंटरनेशनल वर्क। कोई इंटरनेशनल वर्क है, ठीक है, तो एनी वर्क इज मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच इज सेक्शन अप्लाइज, ठीक है। अगर वो ये जो सेक्शन है ना अप्लाई होता है, अगर कोई इंडिया में, एक मिनट, हु इज मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देयर वुड बी अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन के बाहर हो, ठीक है, तो नो कॉपीराइट इन द वर्क इन इंडिया, ठीक है, एट अ टाइम, तो उस पर कॉपीराइट अप्लाई नहीं होगा। और अप्लाई कैसे होगा, कब होगा, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल ऑर्डर पारित करेगा, पब्लिश कर देगा अपना ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, तब जाकर होगा, उसके पहले नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय ऑर्डर पब्लिशिंग इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, बाय ऑर्डर पब्लिशिंग इन ऑफिशियल गैजेट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक ऑर्डर बनाएगा इंटरनेशनल कॉपीराइट से रिलेटेड। चलो जी, सेक्शन 42 पावर टू डिस्ट्रिक्ट। देखो मैं ऑलरेडी पहले से ये हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि और इजी हो और लेक्चर जल्दी डिलीवर हो जाए। कॉपीराइट टू रिस्ट्रिक्ट, पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट्स इन वर्क ऑफ फॉरेन ऑथर फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया। कोई फॉरेन ऑथर है, ठीक है, कोई फॉरेन ऑथर है, सपोज एग्जाम्पल ऑफ जैपनीज, कोई जैपनीज ऑथर है, वो अपना
कोई भी वर्क को सबसे पहले कहाँ वो अपने पब्लिश किया है, इंडिया में ही किया है, अपने वर्क को रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया, इंडिया में पहली बार कराया है, तो ऐसा माना जाता है ना कि वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर आएगा, और ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सन इंडिया का है, ठीक है। बट इसमें देखो क्या है सेक्शन 42 में, पावर टू रिस्ट्रिक्ट, कुछ क्या है ना कि पावर है रिस्ट्रिक्ट करता है दिस राइट को, क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर, और तो इससे रिलेटेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर बनाएगा। देखो अगर फॉरेन मैटर डील होगा तो उसमें सारा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाएगा, अगर ये एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा। और रूल रेगुलेशन कहाँ पब्लिश करेगा, तो ऑफिशियल गैजेट में करेगा, ठीक है। तो बताओ इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी वर्क हो या कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई ऑथर हो या कोई वर्क हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी कॉपीराइट के मैटर में डील करना है तो कॉपीराइट एक्ट पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर बनाकर अपना ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करता है, ठीक है। सेक्शन 42A देखो, पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट्स ऑफ फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड परफॉर्मर इफ इट अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन नेशनल। ये भी देखो यही बात है, अगर कोई फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर फॉरेन कंट्री को एडुकेट प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है तो पता क्या करेगा, एक अपना ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट अप्लाई होगा या भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे जनरली फॉरेन वर्क में, ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी कॉपीराइट का मैटर हो उसमें याद रखना एक चीज़ को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क में वर्ड, फॉरेन से रिलेटेड या इंटरनेशनल वर्क से रिलेटेड कोई भी मैटर हो कॉपीराइट से रिलेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, तो कॉपीराइट एक्ट उस पर अप्लाई जनरली नहीं होगा। बट कुछ प्रोविजन कब होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा पब्लिश करता है, मेंशन करेगा, तब हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे जनरली नहीं होगा, ठीक है। चलो चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूँगा, बनाऊँगा चैप्टर 10 और उससे आगे करूँगा। तब तक इसमें ख़त्म करता हूँ, और जुड़े रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।